सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली स्विचिंग फ्रॉम यूएस ट्रेजरी टू गोल्ड, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डिमाइस ऑफ यूएस एज रिजर्व करेंसी हो रहा है हमारी आंखों के सामने. तो वी आर एट दैट स्टेज इन द हिस्ट्री वेयर हिस्ट्री इज गेटिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. हम शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज हम रोज़ सुन रहे हैं इसको, बट मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द रोड पीपल विल से देखो 20s में क्या हुआ था. कंट्री में कुछ ऐसा हो जाए कि रुपी गोज टू 150, 200, जो रुपी से जिनका लेना देना नहीं है. एंड द ईजिएस्ट एसेट इन इंडिया फॉर दैट इज़ गोल्ड. मैं कहता हूँ कोई भी डिजिटल ETF, म्यूचुअल फंड कुछ भी है, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम फिजिकल गोल्ड रखेंगे आपके यूनिट के पीछे, बट हमारे पास नहीं है. आई एम सॉरी, यू नो दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रैशेस, यू गेट नथिंग. काउंटर पार्टी रिस्क वाला जो एसेट जो पॉइंट है वो एलिमिनेट हो जाता है फिजिकल गोल्ड के साथ. हाय आलोक, वेलकम टू मनी टॉक्स बाय ग्रो. आई नो आपने कई सारे वीडियोस बनाए ऑन मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग, जो आज का टॉपिक है. एंड आई थिंक इट्स सो टाइमली एंड रेलिवेंट, क्योंकि कई सारे मैक्रो इवेंट्स की वजह से आजकल बहुत अनसर्टनिटी बढ़ गई है इन द वर्ल्ड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक्स फॉर कमिंग. Thank you, Arunima. Thank you for having me. But before we start, I really want to know about the name of your venture, which is Weekend Investing. ये कैसे नाम पड़ा? मेरी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी फ्रॉम 1996 टू अबाउट 2016, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं रहना है एंड आई वांट टू डू इन्वेस्टिंग ऑन माय ओन. सो आई नेम्ड माय फर्म वीकेंड इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब ये था मेरे लिए कि मैं वीकेंड के आसपास पोर्टफोलियो को रिव्यू करूँगा, फिर पूरा वीक मैं कुछ नहीं करूँगा. So I'll spend one day on my portfolio and I should be able to manage. Wow. So that's how it started. Love it. I hope I get some asset allocation ideas, so that this is exactly for people who are not just lazy but also efficient when they're doing their asset allocation. Yes, of course. Amazing. तो आपका asset allocation कैसा दिख रहा है as of today, and what is your go-to asset class? मेरे हिसाब से ये asset allocation का जो thumb rule है वो एज के साथ साथ चेंज होता रहता है. Okay. So when you are younger, you perhaps can be more towards equity, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं उस समय. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप थोड़ा रिस्क एवर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्पस आपका इतना बड़ा होता जाता है कि मे बी डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स ए नेसेसिटी. मेरे सारी जितनी स्ट्रैटेजीज भी हैं, मैं जो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, आई ट्राई टू डू इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. तो सिंप्लिसिटी ये कहती है कि आप डाइवर्सिफाई कर दो 2-4 एसेट क्लासेस में एंड देन डोंट वरी अबाउट इट. तो मैं 3 एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी, आई डोंट गो बियॉन्ड दिस. और मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें आसपास इक्वली अगर बैलेंस रहे तो ठीक है. अच्छा, गॉट इट. तो आप कह रहे हो इफ समवन इज स्टार्टिंग आउट, उनको इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो रखना चाहिए एंड ग्रेजुअली डिफरेंट एसेट क्लासेस को इंक्लूड करना चाहिए. बट लेट्स सी देयर समवन हु इज in their early 20s and they're starting out investing. अभी जैसे गोल्ड में रैली हुई थी, to capture a part of that rally, आपको नहीं लगता कि a small part should be there? कर सकते हैं. आई मीन मेरा पर्सनल थंब रूल जो मैं यूजुअली बोलता हूँ वो ये है कि आपकी जो भी एज है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. उतना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ आप गोल्ड में रख लीजिए. सो इफ़ आई एम 50 ईयर ओल्ड आई कैन कीप 25% इनटू गोल्ड. If I am 30 year old, I perhaps can keep 15%. अभी recent न्यूज़ भी आई है कि जितने भी ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं जो पहले 5%, 10% की एलोकेशन गोल्ड में रेकमेंड करते थे, अब वो सबने बढ़ा के अपना 20% कर दिया. तो और ग्लोबली प्राइवेट वेल्थ में अभी भी एलोकेशन लेस देन 1% है. Really? So if that private wealth allocation has to go to 5, 10, 15, 20, there's so much runway for gold demand to come through in the next many years and decades. तो आप कह रहे हो अभी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड मोर एंड मोर. अच्छा, इसके अराउंड कोई डेटा है क्या? हाँ, बिल्कुल बहुत डेटा है. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. ओ वाओ, ये तो दिखने में क्रेजी स्पाइक दिस इज ए चार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट एंड दे आर शोइंग द लास्ट 15 years ऑर्ड ऑफ हाउ सेंट्रल बैंक्स हैव बीन परचेजिंग गोल्ड. तो गोल्ड का ऐसा है कि गोल्ड की जो प्रोडक्शन है ना, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, वो 3-3.5 हज़ार टन के आसपास होती है हर साल. ओके. उसमें से 800-900 टन इंडिया कंज्यूम कर लेता है, इंडियन रिटेलर्स सो ऑन सो फोर्थ. 800-900 टन चाइना कंज्यूम कर लेता है,
और 100-150 टन सेंट्रल बैंक्स लिया करते थे सो फार। अभी क्या हुआ है 2-3 साल से, स्पेशली जब से रशियन एसेट्स फ्रीज करे हैं यूएस ने, तब से 400 टन के आसपास एवरेज हो गई है सेंट्रल बैंक बाइंग की। तो आप इमेजिन करो कि एक मार्केट है जिसमें सप्लाई ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बट सडनली एक पॉकेट से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आता है प्राइस पे, जो कि हम देख रहे हैं। और अब जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे बैंकर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गोल्ड में एलोकेशन करनी है, तो डिमांड हर तरफ से आ रही है, रिटेल से भी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी है, बैंकिंग डिमांड भी है। सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली स्विचिंग फ्रॉम यूएस ट्रेजरी टू गोल्ड, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डिमाइस ऑफ यूएस एज रिजर्व करेंसी हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इंटरेस्टिंग, या क्लियरली 2022 में तो बहुत बड़ा स्पाइक दिख रहा है। तो आप कह रहे हो बहुत सारे माइक्रो ट्रेंड्स है विच इंडिकेट कि डिमांड गोल्ड की बढ़ रही है, राइट? देयर इज ऑल्सो वेव ऑफ डी डॉलराइजेशन, सो पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व। तो ये जो सिग्नल्स है, इज इट समथिंग दैट आम पब्लिक इज मिसिंग? व्हाट शुड वी नो एज रिटेल इन्वेस्टर्स अबाउट दिस शिफ्ट? हाउ शुड वी इन्वेस्ट बेटर? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत मतलब इन द फेस सिग्नल है कि सेंट्रल बैंक, जो कि मतलब मनी क्रिएटर होता है, अगर वो ही अपने रिजर्व्स गोल्ड में रख रहा है तो हमें क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लस इंडियंस एज ए इन्वेस्टर क्लास हैव डन फिनोमिनली वेल विद गोल्ड। वी हैव 30,000 tons of gold in our households. In just the last 1 year, we've made trillions of dollars on it. So wealth effect of gold इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी आ चुका है, और चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, सबको गोल्ड में इन्वेस्ट करना आता है। तो आई थिंक इंडियंस हैव बीन वेरी स्मार्ट in investing in gold, and Indian households have beaten all other asset classes in this matter in the last 2-3 decades. यप गोल्ड की रैली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। वील कम टू गोल्ड इन अ बिट, बट उससे पहले आई वांटेड टू आस्क यू कि एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट कई एक्सपर्ट्स ये नहीं बताते कि कितने बास्केट्स होने चाहिए, कितने एग्स होने चाहिए इन ईच बास्केट। डू यू हैव अ थंब रूल अबाउट ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन? मैंने सिंप्लीफाई करा हुआ है 2-3 एसेट क्लासेस में। इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, एंड विद इन ईच एसेट क्लास भी आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर इक्विटीज़ में आप हैं तो आप इक्विटीज़ में लोकल इक्विटीज़ और ग्लोबल इक्विटीज़ में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आप हैं तो आप फिजिकल गोल्ड, ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मेट्रो, नॉन मेट्रो, इस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट कोई ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन का कोई हैक है या कोई थंब रूल है कि ब्रॉडली ये होना चाहिए? हर जने की एक कंफर्ट लेवल होती है हर एसेट क्लास और हर डाइवर्सिफिकेशन के साथ। तो इफ़ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद सम एसेट क्लास, मे बी समबडी एल्स इज़ नॉट। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना ओवर 5-10-15 ईयर्स, यू फिगर आउट कि मेरे को ये सूट कर रहा है। आई एम ओके विद द वॉलिटिलिटी ऑफ दिस क्लास, आई एम ओके विद द कंफर्ट of the risk that I'm taking. Understood. Now we'll come to specific asset classes. इक्विटी में तो थ्रिल मिलता है, लेकिन गोल्ड एंड रियल एस्टेट गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी, थोड़ा सा सिक्योरिटी देते हैं। गोल्ड में अगर किसी यंगस्टर को एज ऑफ टुडे इन्वेस्ट करना है, विच इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? इज इट ETFs, म्यूचुअल फंड्स, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक तो मैं पहले आपको इसमें ये कहूँगा कि जो थ्रिल वाली आपने बात कही है, थ्रिल शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिंग। आपको थ्रिल करना है, आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लीजिए, अम्यूजमेंट पार्क चले कुछ जाओ, भी कर लो आप। इन्वेस्टिंग हैज नथिंग टू डू विद थ्रिल। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड थ्रिल इन इन्वेस्टिंग, it will not work for you. The investing part will not work for you. You may get the thrill, but it will not work in terms of कि भाई आपको कुछ रिटर्न उसमें से मिलेगी। सही बात है। और जहाँ तक रही गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात, तो गोल्ड के कुछ आप स्टैंडर्ड्स कह लीजिए कि द मोस्ट प्रिस्टीन फॉर्मेट ऑफ गोल्ड इज फिजिकल गोल्ड। उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। आप समझिए इस बात को। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब जैसे गवर्नमेंट ने मुझे अगर 500 का नोट दिया हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि आई ओ यू 500 रुपीज। गवर्नर हैज रिटन ऑन द नोट दैट आई ओ यू 500, यू बिलीव मी, राइट? दिस पेपर इज वर्थ 500, ट्रस्ट मी ब्रो। ट्रस्ट है, राइट? इन एवरी एसेट क्लास देयर इज अ काउंटर पार्टी विच इज कंफर्मिंग दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट एसेट क्लास। इन गोल्ड, whoever holds the gold is the owner of the gold. अब रशिया के साथ क्या हुआ? रशिया का गोल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में रखा हुआ था, और जैसे ही वो सैंक्शंस लगे उनके ऊपर, उनका सारा गोल्ड जब्त कर लिया गया, राइट? ऐसे पहले वेनेजुएला के साथ हुआ था। करेक्ट। तो
काउंटर पार्टी रिस्क वाला जो एसेट जो पॉइंट है वो एलिमिनेट हो जाता है फिजिकल गोल्ड के साथ. सपोज आपके पास मैं कहता हूँ कोई भी डिजिटल ETF म्यूचुअल फंड कुछ भी है, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि उसके आपने यूनिट्स ले रखे हैं. कल को मैं कहता हूँ नहीं होगा, वैसे 99.99% तो नहीं होगा, लेकिन सपोज कल को कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम फिजिकल गोल्ड रखेंगे आपके यूनिट के पीछे, बट हमारे पास नहीं है, आई एम सॉरी, राइट, यू नो दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रैशेस, करेक्ट. you get nothing. So where is that solid stability that you actually wanted from gold? Most pristine form is physical. फिजिकल गोल्ड, ठीक है. Then next best could be sovereign gold bonds. बट अब वो थोड़े डिसबैंड हो गए. वो थोड़े से अब they are sort of going out of the flavor. उसके next best perhaps ETFs, क्योंकि cost of running those funds is very low. 0.6%, 0.5% expense ratio per year उसके अंदर है, और रीजनेबली गुड कंपनीज अवेलेबल हैं, रीजनेबली लिक्विड हैं ETFs वो, और उसमें टिकट साइज भी बहुत कम है, आप चाहो तो 100-200 रुपये का भी ले सकते हो, तो देर इज़ नो लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम. तो ETF इज़ अ वेरी गुड वे टू एंटर गोल्ड. ETF में प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाती है कि ETFs मिस प्राइस हो जाते हैं. जैसे अभी हमने बहुत रिसेंटली देखा, सिल्वर ETFs 20% ऊपर ट्रेड कर रहे थे उनके INAV से, तो जिसने 20% ऊपर वो बाय कर लिया मार्केट में और 3 दिन बाद वो प्रीमियम ख़त्म हो गया ETF पे, दे एक्चुअली लॉस्ट 20% विदाउट द सिल्वर प्राइस चेंजिंग. तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं ETF, बिकॉज ETF की प्राइस अलग है, स्पॉट मार्केट की प्राइस अलग है. गोल्ड में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. गोल्ड में यूजुअली जो ETF प्राइस है वो काफ़ी अच्छी तरह ट्रैक करती है जो INAV ETF की होती है. ये जो डिस्पैरिटी है प्राइस में, इज दैट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस? एब्सोल्युटली. जैसे अभी आप अगर ग्लोबल ETFs देखें, हैंगसेंग के ऊपर बने हुए हैं ETFs, NASDAQ 100 पे ETFs बने हुए हैं, वो सब 15-20% प्रीमियम पे चल रहे हैं. रिजर्व बैंक ने एक लिमिट लगा रखी है कि $7 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोजर हम नहीं करने देंगे ओवरसीज एसेट्स पे. सारे जितने भी ETFs हैं सब ने अपनी लिमिट क्रॉस करी हुई है वो, बट पीपल वांट मोर यूनिट्स. करेक्ट. सो whoever is the seller available in the market is demanding premium for that. तो अगर आप 20% ऊपर प्रीमियम खरीद रहे हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती. उससे अच्छा है कि आप कोई US ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लो, आप US में जाके आप ETFs खरीद लो एट NAV, दैट इज़ चीपर. तो इस तरीके की मिसप्राइसिंग्स बहुत पॉसिबल हैं. ये जो डिजिटल या पेपर फॉर्मेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, ETF के नीचे आ गया म्यूचुअल फंड. ओके. म्यूचुअल फंड में नॉर्मली वो फंड ऑफ फंड टाइप के भी होते हैं कि वेयर दे आर बाइंग द ETF इन द फंड. तो आप ETF वाले मैनेजर को पहले एक कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, फिर फंड ऑफ फंड वाला मैनेजर फिर आपसे कमीशन ले रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर. और नॉर्मली गोल्ड सिल्वर वगैरह लॉन्ग टर्म रखने चाहिए, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल रखने चाहिए. तो अगर आप ऑलमोस्ट 1% 1.5% हर साल आप दे देंगे तो उतनी तो आपकी मतलब 15-20 साल में कॉस्ट निकल जाएगी. उससे अच्छा है आप फिजिकल गोल्ड ले लो, 3-4% शुरू में एडिशनल आप दोगे, बट एटलीस्ट दैट रिकरिंग कॉस्ट इज गॉन. देन द लोएस्ट कैटेगरी इज डिजिटल गोल्ड, जो अभी सेबी ने वार्न भी किया इन्वेस्टर्स को कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ नहीं हैं, और ये बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस बाय द प्रोवाइडर बट देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑन देम, सो यू आर एट योर ओन रिस्क. आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपने बोला इन टर्म्स ऑफ प्रिस्टीन और काउंटर पार्टी रिस्क फिजिकल गोल्ड इज़ द हाईएस्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट, कीपिंग इट सेफ, राइट, या फिर थेफ्ट का भी रिस्क होता है. तो डोंट यू थिंक फिर वो ऑर्डर में थोड़ा शफलिंग होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि हाउ कंफर्टेबल यू आर. जैसे RBI ने 300 टन गोल्ड अपना वापस मंगवाया है 85 साल के बाद. वो इसीलिए क्योंकि द वर्ल्ड इज ब्रेकिंग डाउन, देयर इज नो कॉमराडरी लेफ्ट बिटवीन कंट्रीज, एवरी कंट्री इज नाउ लुकिंग इनवर्ड फेसिंग हो गया है. करेक्ट. एंड एवरीबॉडी वांट्स टू कंसोलिडेट करेक्ट एंड नॉट हैव डिपेंडेंसीज ऑन अदर्स. तो उन्होंने कहा मेरा गोल्ड आपके पास क्यों रखा है, मेरे को वापस दो. एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने बोला योर एसेट एलोकेशन ब्रॉडली हैज इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट. तो इसमें भी क्या सब डिविजन है, परसेंटेज एलोकेशन ब्रॉडली इक्वल? अच्छा, 33 ब्रॉडली इक्वल. वो वेरी होता रहता है. लास्ट ईयर इफ इट वाज 1/3, दिस ईयर गोल्ड हैज गॉन अप ड्रामेटिकली. सो नाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू रीबैलेंस दैट डाउन. ओके. दोस काइंड ऑफ थिंग्स. लेट्स से गोल्ड का प्राइस भाग गया, राइट, एंड इक्विटी का थोड़ा कम हो गया है, तो आप फिर किस तरीके से रीबैलेंस करते हो आप, एंड कितनी पीरियोडिसिटी पे उसको रीबैलेंस करते हो? थंब रूल तो इसका नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि जैसे वंस अ ईयर यू शुड लुक एट योर पोर्टफोलियो इन ए
एसेट एलोकेशन मैनर हम्म कि एक साल में, अब जैसे आप जब टैक्सेस कर रहे होते हैं तब उस समय आप देखिए अपने पोर्टफोलियो के, क्योंकि वेयर डू आई स्टैंड नाउ, मेरे इक्विटी यहाँ चली गई, मेरा गोल्ड यहाँ चला गया, मेरे फिक्स्ड इनकम यहाँ पर है, मेरा रियल एस्टेट यहाँ पर है, उसमें आपको ये लगेगा कि अगर एक फ्रॉम ए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि किसी एसेट में सपोज लॉस हो रहा है और किसी एसेट में गेन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो कि वो टैक्स हार्वेस्ट कर लिया आपने, लॉस हार्वेस्ट कर लिया, और कुछ अमाउंट आपने अपने गेनिंग एसेट से निकाल के लूजिंग एसेट में लिया है, क्योंकि ये रिले रेस चलती रहती है एसेट क्लासेस के बीच में. देयर इज़ नो वन एसेट क्लास जो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, देयर इज़ नो वन एसेट क्लास विच विल नॉट परफॉर्म एट ऑल. करेक्ट. वो शफलिंग होती रहती है उनके बीच में, एंड नोबडी इज़ एबल टू टाइम इट सो वेल कि मैं एक एसेट क्लास में रहूं और जब उसकी ख़त्म हो जाए रैली तो फिर मैं दूसरे में चला जाऊं, फिर मैं तीसरे में चला जाऊं. ऐसे पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली लोगों के लिए. हम्म So it is best if you can, have your allocation to 2, 3, 4 asset classes and enjoy the rallies whenever they come in each asset class. आपने बोला हियर आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, लेकिन कई सारी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज के पास भी कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे आप हर महीने पैसे डालो, 11th मंथ का दे टेक केयर ऑफ इट एंड आपके पास एक लमसम हो गया जिसके अगेंस्ट आप एक फिजिकल ज्वेलरी पीस खरीद सकते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दो स्कीम्स? I should not say so, but one should stay away from them. अच्छा. ऐसा है ना कि there is a hierarchy of those providers. There can be big brands and there can be very small jewelers करेक्ट. doing the same. Who is going to default on their word at what time is nobody's call, right? I mean, इसमें कोई regulation तो है नहीं. Nobody is monitoring them. There is no regulation. वो आपसे पैसे इकट्ठे करके क्या कर रहे हैं उसका वो कुछ नहीं पता है. इट्स a black box. इसकी ज़रूरत ही नहीं है करने की. आप उससे अच्छा तो ETF ले लो ना हर महीने, और जब आपको कुछ ज्वेलरी खरीदनी हो उसको बेच के ज्वेलरी खरीद लेना. अच्छा, लाइक आई दैट. मीन वाई टू रिस्क योर मनी समवेयर. और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ बेनिफिट दे रहा है. आई मीन दे आर गेटिंग दैट मनी फ्लो. वाई द ज्वेलर्स आर डूइंग इट? क्योंकि उनको 12 महीने मनी सप्लाई रहती है. या आप पैसे देते रहेंगे, उनका बिजनेस की वर्किंग कैपिटल जनरेट हो रही है उससे, कैश फ्लो रीजंस कैश के लिए. फ्लो रीजन हो करेक्ट. रहा है, और फिर बाद में वो आपको जब वो ज्वेलरी देंगे उसमें भी मार्कअप्स वगैरह तो लेंगे ही पूरे अपने वो. तो दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सोल्स हु डू दिस परहैप्स उनको अपने डिसिप्लिन लगता है कि चलो मैंने इस महीने इतने पैसे बाहर निकाल दिए, Yeah. बट दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन द मार्केट्स ऑल्सो. ETF भी ले सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. मतलब वो टेम्पटिंग लगता है, स्पेशली अगर एक हाई क्रेड ब्रांड है, लेकिन एट द सेम टाइम इट माइट बी जैसे LIC पॉलिसीज को भी मिस सेल किया जाता है, राइट? यूलिप्स बेचे जाते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ा रिटर्न आएगा, लेकिन अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो इट्स एक्चुअली बिलो मार्केट लेवल. It's below even the bank fixed deposit. So Exactly. from that point of view, insurance should never be mixed with investment. अभी हाल ही में गोल्ड की रैली हुई थी, विच मीन्स इट टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई ऑल्सो. Yeah. एंड जब भी कोई एसेट क्लास अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, थोड़ा सा डर भी लगता है टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट. तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई एसेट क्लास इज टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, शुड वी इन्वेस्ट थिंकिंग कि ये एक मतलब स्ट्रेंथ की निशानी है, और शुड वी टेक अ स्टेप बैक? I'll show you some data on that. अच्छा, ओके. तो ये एक डेटा पॉइंट है फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स, ओके. और ये US मार्केट पे बेस्ड है, S&P 500 पे. इसमें आप देखेंगे जो लेफ्ट चार्ट है, इट इज़ शोइंग यू दीज ऑरेंज डॉट्स विच आर बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ द ऑल टाइम हाई ऑफ द मार्केट. तो होता क्या है कि ऑल टाइम हाई से लोग घबराते हैं, बट एक्चुअली दोज आर द टाइम्स व्हेन यू शुड बी टेकिंग सम रिस्क. रियली? So it's a reverse psychology. Why 90% people don't make money in the market is because they are chasing the wrong sort of signals. Let's say किसी को मोबाइल खरीदना है, तो वो 3-4 ऑनलाइन स्टोर्स पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ले लेंगे, राइट? दैट्स द यूजुअल सॉर्ट ऑफ वे. करेक्ट. So stock market should not be the same. I mean, we are not shopping for the cheapest stocks. We are shopping for stocks which are going to perform. And the stocks that are going to perform are not going to be cheap. जो चीज़ गिर रही है उससे हमें डरना है, बल्कि लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि स्टॉक गिर रहा है तो अच्छा अब तो हम ले लेंगे इसको और ये बाद में बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली. बट जो चीज़ बढ़ रही है वो एक्चुअली आपको बता रही है कि आई एम गोइंग अप, वाई डोंट यू बाय मी. बट उससे हमें डर लग रहा है. बिकॉज वही लगता है ना कि अभी गिरने वाला है. आप ये देखिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल है ऊपर जाने का, राइट? सो एज एनी स्टॉक, एसेट क्लास, इंडेक्स, मार्केट कम्स टू एन ऑल टाइम हाई, वो एक इंडिकेशन है कि सारी रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर लिया है उसने. देयर इज नो फर्दर ओवरहेड रेजिस्टेंस लेफ्ट.
रेजिस्टेंस कब आती है? जब कोई सेट ऑफ इन्वेस्टर्स या कोई इंस्टीट्यूशन हायर प्राइस पे खरीद के बैठा हुआ है, तो उसकी सेलिंग प्रेशर आएगा जब वहाँ पे प्राइस पहुँचेगा। जब ऑल टाइम हाई होता है तो उसके ऊपर तो किसी की बाइंग है ही नहीं। इट इज़ लाइक ए ओपन स्काई and the stock is telling you that I am about to fly. Sometimes may not be able to fly, but the probability wise it is telling you that I am about to fly. ओके तो वो इस चार्ट में दिखाया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जितने भी ये ऑरेंज डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑल टाइम हाई के पॉइंट्स हैं। तो ये सब आप देखेंगे इकट्ठे हैं सारे, या तो ये कंटिन्यूटी में आते हैं या होते नहीं है ये, राइट। सो विच मीन्स कि अगर ऑल टाइम हाई है तो ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई होता चला जाएगा, राइट। या फिर एक बार ऑल टाइम हाई टच करके नीचे ही आ जाएगा। और राइट साइड ऑफ द चार्ट में दिखा रहा है कि अगर ऑल टाइम हाई पे आप इन्वेस्ट करते हैं वर्सेस नॉन ऑल टाइम हाई पे आप इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ में क्या डिफरेंस ऑफ रिटर्न आती है। और वही बिकॉज वही लगता होगा कि उसने मोमेंटम पकड़ लिया। मोमेंटम पकड़ लिया। अब एक मैं चार्ट आपको और दिखाता हूँ इसमें। तो ये गोल्ड का पिछले 50 साल का चार्ट है, ठीक है। Okay. दिस इज 1973 एंड इस चार्ट को देखकर आपको गोल्ड पर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता कि पिछले 50 साल में एसेट क्लास ने कभी भी कोई मेजर डिप नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 1970s की रैली जो है ये मल्टीपल फोल्ड रैली थी, यहाँ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स गेन विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स हियर, एंड इट हैज बीन कंसिस्टेंटली गोइंग अप विद सम कंसोलिडेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसके दो रीज़न रहे हैं। एक तो हमारा रुपी वर्सेस द डॉलर जो हमेशा ही ऑन एन एवरेज 3-4% हर साल हम डेप्रिसिएट हो जाते हैं। तो हम जो भी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे वो फिक्स्ड इनकम में हो, वो सब रुपी बेस्ड है। सो यू आर बाइंग ए रुपी बेस्ड एसेट। अगर सपोज कल को हमारे कंट्री में कुछ ऐसा हो जाए कि रुपी गोज टू 150 200, कुछ भी हो सकता है, राइट। आई मीन अदर देयर आर मेनी कंट्रीज जिनकी करेंसी बहुत वीक है। आज हम बड़े स्टेबल हैं, बट कैन यू से दैट 10 years लेटर क्या होगा? नोबडी नोज, राइट। तो आपको कुछ एसेट्स ऐसे रखने हैं जो रुपी से जिनका लेना देना नहीं है, एंड द ईजिएस्ट एसेट इन इंडिया फॉर दैट इज गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज ग्लोबली प्राइस्ड। हम वो रुपी में लेते हैं बट उसकी प्राइसिंग ग्लोबली हो रही है। अब आवर कंट्री कैनॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो अगर सपोज रुपी 100 का 150 हो गया तो यू विल गेट द गेन इन गोल्ड, बट ऑल योर अदर एसेट क्लासेस विल हैव ए टफ टाइम इन दैट पीरियड। क्योंकि जब हमारी अगर करेंसी इतनी पिट रही होगी उस किसी समय पे, तो सारी एसेट क्लासेस में कुछ खास आपको रियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट, तभी इसको शायद इन्फ्लेशन हेज माना जाता है इतनी बड़ी तरीके से। सो ऑल एसेट क्लासेस डू रीजनेबली ओके। इक्विटीज आइडियली शुड बीट रिटर्न्स फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड आइडियली शुड बीट रिटर्न्स फ्रॉम रियल एस्टेट, एंड रियल एस्टेट विल बीट रिटर्न्स फ्रॉम फिक्स्ड इनकम। दे टिपिकली हायरार्की है। सिर्फ रिटर्न्स को अपना मेट्रिक ना बनाएं। अगर हम सिर्फ रिटर्न को चेज करेंगे तो हमारा वॉलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दैट रिटर्न्स को भी हमने मैनेज करना है और वॉलेटिलिटी को भी मैनेज करना है, और दोनों मिला के इफ़ वी गेट ए पोर्टफोलियो जिसमें हम चैन की नींद सो पाएँ, दैट इज़ दी होल आइडिया। दैट्स द आइडियल, वो गोल्स है हमारे लिए। वो गोल्स है। एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ एसेट एलोकेशन का। तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें 3 एसेट क्लासेस को कंबाइन करके दिखाया है। तो दी पर्पल लाइन इज दैट ऑफ S&P 500, ओके, the orange line is that of gold in INR, the green line is that of Nifty, right। तो अब आप देखेंगे कि ओवर द लास्ट 25 years S&P 500 यहाँ पर है, गोल्ड और निफ्टी रफली बराबर हैं, बट एक ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है। ब्लू लाइन बेसिकली एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो है जो इन तीनों एसेट्स में डायनामिकली एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है हर महीने, कि हर महीने इन तीनों एसेट्स को अगर हमने इक्वली बैलेंस कर दिया तो हम कहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, तो द ब्लू लाइन इज टेलिंग यू दैट इट्स अ वेरी स्मूथ लाइन। जैसे जो ये आपको वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा निफ्टी में, वो सब नहीं है इसके अंदर, बहुत कम है। तो जब आप एसेट एलोकेट करेंगे तो आपकी जो पोर्टफोलियो की कर्व है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, एंड दैट पोटेंशियली विल गिव यू बेटर स्लीप, विच इज़ द होल आइडिया। तो आप कह रहे हो यहाँ पे एनुअल बेसिस पे रीबैलेंसिंग हुई है। हाँ जी। लेकिन अगर हम टैक्सेशन या फिर टाइम मिसमैच फैक्टर इन करें तो आपको लगता है कि ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट शायद कम हो जाए? थोड़ा कम हो सकता है। आई मीन डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डील विद टैक्सेस। लाइक टैक्स से डील करना भी ना बहुत टैक्टफुली करना चाहिए।
कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे साल होते हैं जिसमें हो सकता है आपको इक्विटी में बहुत प्रॉफिट हो रहा हो और किसी और एसेट क्लास में आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो आप उनको टैक्स को आप बैलेंस कर सकते हैं. You can Got book it. some losses in one asset class, you can book some profit in another asset class, not pay any taxes, yet having some rebalance done. But yes, you're right, taxes will have some impact on the rebalances. तभी इतना स्मूथ लग रहा है, बट वी शुड फैक्टर इन कि और भी यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स है दैट वी हैव टू फैक्टर इन. Yeah, sure. स्पीकिंग ऑफ हाउ एसेट एलोकेशन से वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, हमें मैनेज करनी है. देर इज अनदर प्रेशियस मेटल सिल्वर के नाम से, जो गोल्ड के साथ साथ मतलब ये सीता गीता वाला सीन हो जाता है उनके साथ. इट्स ऑल्सो कॉल्ड सस्ता गोल्ड. बिटवीन द टू, सिल्वर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपेयर टू गोल्ड, एंड एट व्हाट पॉइंट शुड वी बाय सिल्वर एंड एट व्हाट पॉइंट शुड वी बाय गोल्ड? It's a good question, and I like this Sita Gita thing. But gold is the leader of precious metals, also because उसका एक रोल है मॉनेटरी सिस्टम में. एक्चुअली क्या है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम की, तो 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अगस्त 15 को एक फरमान जारी किया कि यूएस डॉलर विल नो लॉन्गर बी बैक्ड बाय गोल्ड. तब तक यूएस डॉलर की बैकिंग थी गोल्ड से. तो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ 1971 में दैट एनी गवर्नमेंट विल बी एबल टू फ्रीली प्रिंट एज मच फिएट करेंसी एज पॉसिबल, और वो आज तक चल रहा है. तो उससे पहले गोल्ड वॉज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम फ्रॉम द रोमन सिविलाइजेशन, फिर वो स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इंग्लिश. सो एवरी 100-150 ईयर्स देयर इज अ चेंज ऑफ रिजर्व करेंसी. इफ यू गो बैक टू वर्ल्ड हिस्ट्री, तो होता क्या है कि एक नई करेंसी आती है, रिजर्व करेंसी बनती है, वो उसकी डोमिनेंस होती है पूरे वर्ल्ड में, और फिर वो एक ऐसा इम्पैक्ट आता है कि वो डेट बढ़ता चला जाता है उस पर्टिकुलर रिजर्व करेंसी कंट्री का, और वो इतने सिचुएशन में पहुंच जाता है कि देन दिस डिक्लाइन स्टार्ट्स आफ्टर दैट. तो वी आर एट दैट स्टेज इन द हिस्ट्री वेयर हिस्ट्री इज गेटिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. हम शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज हम रोज सुन रहे हैं इसको, बट मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द रोड पीपल विल से देखो 20s में क्या हुआ था. यू नो, डॉलर हैड स्टार्टेड इट्स डिमाइस एंड मे बी युआन स्टार्टेड टू कम अप और अ मल्टी करेंसी वर्ल्ड स्टार्टेड टू फॉर्म. तो अभी क्या हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जो स्विफ्ट सिस्टम है ट्रांसफ़र का उसको बाईपास कर दें, या कोई गोल्ड बैक्ड हम कुछ एक नया सिस्टम लेके आएँ. तो गोल्ड हैज़ टू कम बैक टू द मॉनेटरी सिस्टम सूनर और लेटर, क्योंकि गोल्ड इज़ द ओनली एसेट विच एवरीबडी बिलीव्स इन. नाउ सिल्वर इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. सिल्वर इज़ अ टैग अलोंग, यू नो. तो जैसे आपने कहा सस्ता गोल्ड है, सिल्वर लाइक मैं भी यहाँ पे. हाँ, तो मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको. सो दिस इज़ द गोल्ड एंड सिल्वर चार्ट इन रुपी टर्म्स ओवर द लास्ट 40 odd years. ओके. तो ब्लू लाइन गोल्ड है और रेड लाइन सिल्वर है. ओके. तो पहले 2000 जो पिछली रैली हुई उसमें भी गोल्ड ने पहले लीड लिया और सिल्वर ने बाद में आके उसको क्रॉस किया. 2015-16 के बाद भी गोल्ड ने पहले राइज करना शुरू किया, सिल्वर ने बहुत बाद में राइज करना शुरू किया, एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू कैच अप. तो सिल्वर हमेशा लैग के साथ बढ़ता है गोल्ड के बाद, बट सिल्वर एक बहुत वॉलेटाइल मेटल है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो खरीद नहीं रहे सिल्वर, और सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत हैं. आई मीन सोलर पैनल्स में बहुत यूज़ हो रहा है एंड सो ऑन सो फॉर, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है, बट सिल्वर की प्रोडक्शन भी बहुत है. सो स्केर्सिटी ऑफ सिल्वर इज़ नॉट रियली देयर, बट स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड इज़ पॉसिबल. देर आर अदर मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम विच आर ऑल्सो रीजनेबली रेयर, बट उनकी ना तो प्रोडक्शन ज़्यादा है ना डिमांड ज़्यादा है उनकी. वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहते हैं, ऑल्दो देयर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट टू बैड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. बट गोल्ड का बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम पोजिशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स वांटिंग टू बाय इट एंड एवरीबडी वांट्स टू होल्ड दैट, तो उसकी एक अलग सॉर्ट ऑफ एक पोजिशनिंग है. सिल्वर अच्छी रिटर्न देगा आपको, बट सिल्वर वॉलेटाइल है, तो आपको अगर गोल्ड जैसी ही रिटर्न मिलेगी तो आप वॉलेटिलिटी क्यों झेलें फिर, मतलब आप गोल्ड में ही कर लें फिर. तो बेसिकली गोल्ड एक लीडिंग इंडिकेटर है, हाँ जी, एंड सिल्वर उसको थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते रहते हैं. सिल्वर इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग. अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है और एक ऐसा सेटअप आपको मिला हुआ है कि सिल्वर में एक बाइंग पोजीशन आई है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर ट्रेड करेंगे तो सिल्वर विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज़ वन चार्ट ऑफ सिल्वर वर्सेस गोल्ड इन टर्म्स ऑफ द रोलिंग रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इसमें आप देखेंगे जो नीचे वाली गोल्डन लाइन है वो तो गोल्ड है, और ऊपर जो ये रेडिश लाइन है ये सिल्वर है. हाँ. तो इसमें बेसिकली सिल्वर इज़ एट ए हायर वॉलेटिलिटी, हायर रिस्क एट ऑल टाइम्स ओवर ए 5-year पीरियड, एंड गोल्ड इज़
प्रॉब्ली अमंगस्ट ऑल दीज मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सब में गोल्ड की सबसे कम वॉलेटिलिटी है. हाँ मतलब दिस चार्ट क्लियरली शोज दैट. रोलिंग रिस्क को ही देख ले तो दीज आर प्रेशियस मेटल्स. कमोडिटीज़ में और भी कैटेगरीज आते हैं जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स या फिर एनर्जी. तो क्या आपको लगता है एसेट एलोकेशन में शुड बी फैक्टर दोज इन, और इज इट लाइक टू मेनी मूविंग पार्ट्स एंड वी शुड फोकस ऑन मल्टीपल एसेट्स लेकिन फ्यूअर एसेट्स? कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है. तो अगर आप सिंपल रहना चाहते हो तो 3-4 एसेट क्लासेस में आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, दैट्स गुड इनफ. देयर आर पीपल हु विल गो अक्रॉस 8 और 10 ऑल्सो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आलोक, ये बहुत हेल्पफुल था. थैंक यू अरुणिमा, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो ये था मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का A to Z. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.